जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का जी के जीएस ट्रेंडिंग में बेहद स्वागत है। आज हम आप लोगों से जेएसएससी सीजीएल का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और जो भी नए होंगे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे नया जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस नंबर 7 का ये दोस्तों पार्ट 1 होगा, पार्ट नंबर 2 भी होगा, जिसमें कि विज्ञान और कंप्यूटर होंगे। इसमें झारखंड जी के और सामान्य ज्ञान होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि झारखंड के कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, इंजीनियर की पढ़ाई दोस्तों हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना है दोस्तों। तो यह है आपका एनआईटी जमशेदपुर। जी हाँ दोस्तों, एनआईटी जमशेदपुर देश का दोस्तों पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पर कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई दोस्तों हिंदी में कराई जाएगी। और बता दें दोस्तों कि एनआईटी जमशेदपुर की स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना 1960 में होता है दोस्तों। कब होता है? 1960 में। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड में जो भी यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों, उसमें से कौन सा यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 कि झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये है आपका दोस्तों ईशान किशन। कौन है दोस्तों? ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक यानी कि डबल सेंचुरी मारने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया, फिर रिकॉर्ड बना दिए। ठीक है, और बता दें दोस्तों कि ये 126 गेंदा में बनाए थे। कितना में? 10 दिसंबर 2022 को ये हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में। ठीक है, और 126 गेंदा में ये दोहरा शतक लगाए हैं। चलिए, इससे पहले दोस्तों ये उपलब्धि, ठीक है, किसको मिला था दोस्तों? क्रिस गेल को 138 गेंदा में वे लगाए थे, लेकिन ये 126 गेंदा में ही ईशान किशन लगा दिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए कि झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। जी हाँ दोस्तों, 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दोस्तों झारखंड राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल क्रियान्वयन के लिए दोस्तों 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। तो झारखंड को महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय पहल के लिए, कुष्ठ प्रभावित रोगियों के बेहतर आवासीय परियोजना के लिए, और योजना के व्यापक प्रचार और प्रसार और जागरूकता के लिए दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कितने श्रेणियों में? जी हाँ दोस्तों, तो झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। सही आंसर इसका सी होगा। देखिए दलमा की पहाड़ी, जी हाँ दोस्तों, दलमा की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है बताइए। तो जो दलमा की पहाड़ी है दोस्तों, ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में दलमा की पहाड़ी स्थित है। बता दें दोस्तों कि दलमा की पहाड़ी, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में स्थित है। और यहाँ दोस्तों 1976 में दलमा अभयारण्य का भी स्थापना किया गया था। पूछा जाएगा कि दलमा अभयारण्य की स्थापना कब किया जाता है, तो 1976 में। कब किया जाता है? 1976 में। और जमशेदपुर शहर के बाहरी इलाके में, ठीक है, बाहरी इलाके में समुद्र तल से लगभग दोस्तों 30,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दलमा पहाड़। यह दोस्तों स्वर्णरेखा नदी से घिरा हुआ है। किस नदी से घिरा हुआ है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दलमा पहाड़ किस नदी से घिरा हुआ है, तो स्वर्णरेखा नदी से। ठीक है, और आपको पता भी होगा दोस्तों कि जो टाटा कंपनी है, ठीक है, वो साक्षी गांव में, जमशेदपुर में साक्षी गांव में स्वर्णरेखा नदी से ही पानी लेता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 कि झारखंड का कौन सा जिला समुद्र तट से निकटतम दूरी पर स्थित है दोस्तों। तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला। कौन सा है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम जिला है दोस्तों, ये अगर आप देखिएगा तो ये समुद्र तट से, ठीक है, सबसे नज़दीक में यही जिला है। कौन सा? पूर्वी सिंहभूम। और ये दोस्तों लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है, 90 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर वहाँ से आप देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए कि बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो ये जो दामोदर नदी है ये आपको चूल्हा पानी लोहरदग्गा से निकलती है। चूल्हा पानी कहाँ पे है? आपसे पूछा जाएगा ये भी प्रश्न है कि चूल्हा पानी कहाँ पे है, तो लोहरदग्गा जिला में स्थित है। ठीक है, तो जो बंगाल का शोक कहा जाता है किस नदी को, तो दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। याद रखिएगा दोस्तों कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और दोस्तों दामोदर नदी को, और ये कहाँ से निकलता है? चूल्हा पानी लोहरदगा से। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि चूल्हा पानी कहाँ पे है? लोहरदगा जिला में। ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को तो कहा जाता है दोस्तों, लेकिन दामोदर नदी निकलता कहाँ से, ये इसका उद्गम कहाँ पे है? तो इसका उद्गम है दोस्तों चूल्हा पानी
लोहरदगा में। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए कि चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो चांडिल डैम है ये स्वर्णरेखा नदी पर है और सरायकेला खरसावां जिला में है। कहाँ पे है दोस्तों चांडिल डैम? तो सरायकेला खरसावां जिला में, ठीक है। और चांडिल डैम सरायकेला खरसावां जिला में किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है दोस्तों। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। और बता दें दोस्तों कि एक डीमना लेक उसको बोला जाता है, डीमना लेक बोलिए फिर डीमना डैम बोलिए, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। ये भी दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर ही है। डीमना डैम या फिर डीमना लेक कहाँ पे है? जमशेदपुर में। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। लेकिन दोस्तों चांडिल डैम कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में। चांडिल डैम कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में। किस नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8 की कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों अवरक के लिए। किसके लिए? अवरक के लिए। जी हाँ दोस्तों, कोडरमा हजारीबाग का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अवरक के लिए प्रसिद्ध है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट, ठीक है, झारखंड में किस नदी पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों झारखंड में दामोदर नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? दामोदर नदी पे। जी हाँ दोस्तों, जो सिंदरी है दोस्तों, सिंदरी, ठीक है, ये सिंदरी यूनिट जो कि उर्वरक कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, वो किसके लिए किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। याद रखिएगा, सिंदरी किस नदी के तट पर? दामोदर नदी पर। और सिंदरी यूनिट झारखंड के, जी हाँ दोस्तों, उर्वरक कॉम्प्लेक्स ये भी कहाँ पे है? तो ये भी धनबाद के सिंदरी में दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों कि, जी हाँ दोस्तों, कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों से में से लगभग इसका हिस्सा दोस्तों 40% है। कितना हिस्सा है इसका? 40%। जी हाँ, तो झारखंड का दोस्तों अगर भारत में आप पूरा खनिज संसाधन देखिएगा तो जितना भी होगा दोस्तों उसका 40% सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। कितना पाया जाता है झारखंड में? 40%। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर कि मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा में झारखंड के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, मुगल शासक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी। याद रखिएगा, जहांगीर की जो आत्मकथा है, बायोग्राफी है, उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। उसी में दोस्तों झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है। संभवतः हीरे के लालच में ही जहांगीर झारखंड के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 12 कि किस मुगल बादशाह ने के शासनकाल में 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच, जी हाँ दोस्तों, मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच जो संपर्क स्थापित हुआ, ठीक है, जो संबंध बने दोस्तों, उस समय शासक था अकबर। कौन शासक था उस टाइम? अकबर। जी हाँ दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर के समय मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच जो संबंध है वो स्थापित हुए या फिर जो संपर्क हैं वो स्थापित हुए। जी चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। चलिए प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित, सबसे पहले याद रखिए दोस्तों कि भोगनाडीह कहाँ पे है? तो भोगनाडीह दोस्तों झारखंड के साहेबगंज जिला में एक गांव है। और संथाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? तो भोगनाडीह गांव से ही होती है। संथाल विद्रोह की जो शुरुआत होती है दोस्तों कब होता है? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिया गया था कि विदेशियों का राज को खत्म करने का, दीकू जो कि अंग्रेज थे दोस्तों, उनको दीकू कहा जाता है, ठीक है, दीकुओं को भगाने का, और सतयुग का राज, न्याय धर्म अपना राज स्थापित करने का, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। कि 30 जून, फिर से देखिए दोस्तों कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया? तो विदेशियों का राज खत्म करने का, दीकुओं को भगाने का, और सतयुग का राज, न्याय व धर्म का अपना राज स्थापित करने का, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सही इसका आंसर डी होगा। कि वही आपसे पूछ एक बार अब ध्यान दीजिए कि 30 जून 1855 को जिस दिन की संथाल विद्रोह का दोस्तों शुरुआत होता है, भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में संथालों द्वारा क्या किया गया था? तो विदेशियों का राज खत्म करने का निर्णय लिया गया, दीकू को यहाँ से भगाने का निर्णय लिया गया, फिर से सतयुग का राज को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, इन सभी चीज़ों को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए अब दोस्तों 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 14 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि जो धनबाद जिला है दोस्तों, इसको कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। झरिया दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है, धनबाद के अंदर ही झरिया आता है, ठीक है। तो कोयला नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? झरिया को।
सॉरी झरिया धनबाद को, ठीक है, कोयला नगरी से नाम का से किसको जाना जाता है, धनबाद जिला को। देखिए टांगी नाथ धाम मंदिर किस जिला में स्थित है दोस्तों, तो एक गुमला जिला में है। कहाँ पे है दोस्तों, गुमला जिला में। जी हाँ दोस्तों, टांगी नाथ धाम मंदिर गुमला जिले के दोस्तों किस पहाड़ी पे स्थित है, तो गुमला जिला में दोस्तों एक मझगांव की पहाड़ी है, ठीक है, मझगांव की पहाड़ी पर यह स्थित है। और इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। मान्यता अनुसार, ठीक है, इस मंदिर में भगवान परशुराम द्वारा, ठीक है, प्रयुक्त फरसा गढ़ा हुआ है। यह मंदिर दोस्तों पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो टांगीनाथ धाम मंदिर है दोस्तों किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये दोस्तों पशुपत संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। तो टांगीनाथ धाम मंदिर कहाँ पे है, मझगांव पहाड़ी गुमला जिला। मझगांव पहाड़ी पर है दोस्तों, किस जिला में, गुमला जिला में, ठीक है। किस संप्रदाय से संबंधित है, तो पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कि देखिए 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन था, बताइए। तो उसमें जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसके जो सेनापति थे उनका नाम था दोस्तों जय मंगल पांडे। मंगल पांडे नहीं दोस्तों, जय मंगल पांडे, याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध का जो सेनापति थे, ठीक है, जो कमांडर थे, उनका नाम था जय मंगल पांडे। सही आंसर इसका सी होगा। देखिए दोस्तों बता दें आपको कि 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच एक चतरा का ऐतिहासिक युद्ध के सेनापति कौन थे, जयमंगल पांडे। वे 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में, ठीक है, पंसिहारी तालाब के निकट जयमंगल पांडे को और नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटका करके फांसी दे दिया गया। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 में कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीतांबर के साथ पीतांबर का साथ दोस्तों किस जनजाति ने दिया था, बताइए। जिस समय 1857 का विद्रोह हो रहा था, ठीक है, उस समय नीलांबर पीतांबर जो दोनों भाई हुआ करते थे, ठीक है, उनका साथ किस जनजाति के द्वारा दिया गया था, तो उनका साथ जो है दोस्तों चेरो जनजाति के द्वारा दिया गया था। चेरो जनजाति ने इनका साथ दिया था, याद रखिएगा। एक बार नीलांबर पीतांबर के बारे में समझ लीजिए दोस्तों। इनको जो फांसी दिया गया था, अभी भी आप जाइएगा दोस्तों लेस्लीगंज में, तो वहाँ पे अभी तो खैर है नहीं शायद, आम के पेड़ में दोस्तों वहाँ पे इनको लटका करके फांसी दे दिया गया। लेस्लीगंज दोस्तों झारखंड के पलामू जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, पलामू जिला में। डाल्टन से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो 1857 में नीलांबर पीतांबर का साथ चेरो जनजाति ने दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। कौन दिए थे, चेरो जनजाति। 1857 के विद्रोह में पलामू के दोस्तों भोक्ता या फिर इनको खरवार बोला जाता है, नेता कौन थे, भोक्ता या खरवार नेता थे, कौन, नीलांबर पीतांबर। नीलांबर पीतांबर कौन थे, भोक्ता या फिर खरवार नेता थे। इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिला करके रख दिया दोस्तों। और पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीतांबर ने तो किया, जिसमें कि चेरो जनजाति ने इनका बढ़ चढ़ के इनका साथ दिया, इनके साथ काम किया, ठीक है। और नीलांबर पीतांबर की गिरफ्तारी दोस्तों जिसके द्वारा किया जाता है उनका नाम था दोस्तों डाल्टन, याद रखिएगा, डाल्टन। आज भी दोस्तों इसलिए वहाँ पे डाल्टन में बोला जाता है, यही डाल्टन के नाम पे था दोस्तों, डाल्टनगंज, यही डाल्टन। और यही ने दोस्तों नीलांबर पीतांबर को गिरफ्तार किया था, ठीक है, डाल्टन ने। और बता दें कि 28 मार्च 1859 को, याद रखिए 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में दोस्तों नीलांबर पीतांबर को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। कब दिया जाता है, 28 मार्च 1859 को। कौन देता है दोस्तों, डाल्टन, यही गिरफ्तार करके देता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 18 नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न कि किस अंग्रेज अधिकारी, थोड़ा सा इसको, जी हाँ दोस्तों, देखिए कि किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सादेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी दोस्तों, बताइए। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सादेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी, बताइए। तो सही इसका आंसर होगा दोस्तों डाल्टन। कौन था, कैप्टन डाल्टन, जो कि नीलांबर पीतांबर को दिया था। नीलांबर पीतांबर दोस्तों खरवार जनजाति से थे दोस्तों, या फिर भोक्ता नेता, खरवार या फिर भोक्ता नेता इनको बोलिए, इसको नीलांबर पीतांबर को। और उनका सबसे ज़्यादा साथ देने वाले कौन थे, तो चेरो जनजाति, ठीक है। उसी तरह से देखिए दोस्तों कि ठाकुर विश्वनाथ सादेव को भी, ठीक है, और गणपत राय को फांसी की सज़ा कैप्टन डाल्टन ने ही दे दिया था। उनको भी कौन दिया था, कैप्टन डाल्टन। इनको भी कौन दिया, कैप्टन डाल्टन। चलिए और एक बार थोड़ा सा बता दें इनके बारे में कि 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सादेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को एवं गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के द्वार पर दोस्तों, यहाँ पे कदम का एक वृक्ष हुआ करता है, ठीक है, वहीं पर लटका करके इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पे, रांची का जो जिला स्कूल है दोस्तों, वहाँ पे कदम का वृक्ष है, ठीक है, वहीं पे इनको लटका करके फांसी दिया जाता है। किसको, ठाकुर विश्वनाथ सादेव और पांडे गणपत राय को। यह फांसी अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डाल्टन के आदेश पर ही दिया गया था।
देखिए प्रश्न नंबर 19 कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, बताइए कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो कुल यहाँ पे दोस्तों 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। कितने व्यक्तियों को? 20 व्यक्तियों को। जी हाँ दोस्तों, देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी किया जाता है उनकी। ठीक है, देखिए एक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों कि वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी थे दोस्तों। कौन? वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। और दोस्तों अक्टूबर 1927 में, ठीक है, जब वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर पे दोस्तों छापा मारा जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों क्रांतिकारियों को उकसाने वाला साहित्य मिलता है। मतलब कि दोस्तों लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरा मतलब उनके अंदर का खून दोस्तों गर्म हो जाएगा कि ताकि हमको अभी अंग्रेज से हमको स्वतंत्रता चाहिए, उस तरह का दोस्तों उनके पास साहित्य मिला। कुछ दोस्तों गोली बंदूक मिले, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ मिले। कहाँ से? वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर से। और दोस्तों मिलने के बाद मिला दोस्तों, तो इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके साथ दोस्तों और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। मतलब कि कुल दोस्तों 20 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कितने को? 20 को। और इसको बोला जाता है देवघर षड्यंत्र केस। इसको क्या बोल दिया जाता है? देवघर षड्यंत्र केस। चलिए, और वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इसके मतलब नेता होते हैं, या फिर इसके मतलब लीडर बोल सकते हैं देवघर षड्यंत्र केस के। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संथाल परगना में 1938 ईस्वी में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था, बताइए कि संथाल परगना में 1938 में किसानों की दशा को सुधारने के लिए, ठीक है, स्वामी दोस्तों सहजानंद किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाता है। याद रखिए दोस्तों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संथाल परगना में कब होता है? तो 1938 में। तभी तो इनके नेतृत्व में होगा ना दोस्तों, 1938 में होता है। ये आते हैं कहाँ पे? संथाल परगना में, ठीक है, जहाँ पर कि किसानों की दशा सुधारने के लिए ये आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो सही सुमेलित जो है दोस्तों, देखिए डाह एक नाटक है दोस्तों, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है सुकुमार। ये सही है दोस्तों, ये सही है। मेघदूत के जो रचनाकार हैं उनका नाम है श्रीनिवास पानुरी। मेघदूत के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास पानुरी। कुडुख फोकलोर के रचनाकार कौन है? ए ग्रीनार्ड। कौन है दोस्तों? ए ग्रीनार्ड। मैंने ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो कुडुख ग्रामर है दोस्तों, कुडुख ग्रामर, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो कुडुख ग्रामर के रचनाकार का नाम है फर्डिनेंड हान। क्या नाम है? फर्डिनेंड हान। याद रखिए दोस्तों, ये नहीं होगा, ये गलत है, फर्डिनेंड हान होगा दोस्तों इसके जगह पे। कुडुख जो कुडुख ग्रामर है दोस्तों, इसके रचनाकार का नाम क्या है? फर्डिनेंड हान। याद रखिएगा। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ए नहीं है दोस्तों। तो सही इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा। याद रखिएगा, क्योंकि कुडुख ग्रामर के रचनाकार का नाम है फर्डिनेंड हान। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 इसमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कि दोस्तों देखिए तुलिका के रचनाकार का नाम है डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। याद रखिएगा दोस्तों, तुलिका के रचनाकार का नाम है डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। मरुपथ, जी हाँ दोस्तों, ये जो मरुपथ है दोस्तों, मरुपथ के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? तो मरुपथ के जो रचनाकार हैं इनका नाम है सत्यनारायण शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? सत्यनारायण शर्मा, यानी कि गलत है दोस्तों, ठीक है। तो मरुपथ के रचनाकार का नाम क्या है? सत्यनारायण शर्मा, ठीक है। गायब होता हुआ देश, इसके रचनाकार रणेंद्र हैं दोस्तों, सही है। जनानिस्तान या फिर कन्न रवि, इसके रचनाकार का नाम है सचिदानंद सहाय मधुकर, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा। चूँकि मरुपथ के जो रचनाकार हैं, मरुपथ के रचनाकार, इनका नाम है दोस्तों सत्यनारायण शर्मा। क्या नाम है इनका? सत्यनारायण शर्मा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अब आगे में हम लोग की अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार का संबंध किस खेल से है? तो इन दोनों का संबंध दोस्तों योग से है। किससे है? योग से। जी हाँ दोस्तों, अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार, इन दोनों का जो संबंध है योगासन से है, योग से है। चलिए देखिए, अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार का संबंध योग से है दोस्तों। इन्होंने 2015 में बैंकॉक दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहाँ पे संपन्न हुआ था एशियन योग चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 8 पदक दिलाए थे, जिसमें कि टूर्नामेंट में भारतीय टीम ओवरऑल चैंपियन ही हो गया था। कब हुआ था ये? 2015 में। प्रश्न नंबर 24, ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो पहली महिला जो हॉकी खिलाड़ी है ये है निकी प्रधान। कौन है? निकी प्रधान। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, इनका नाम है निकी प्रधान। ये 2016 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है दोस्तों, ठीक है, ब्राज़ील में, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, जो कि 31वें नंबर का ओलंपिक खेल हुआ था, वहाँ पर ये महिला हॉकी खिलाड़ी के सदस्य रही थी। कौन?
निकी प्रधान झारखंड से, याद रखिए दोस्तों। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? निकी प्रधान है। कौन है? निकी प्रधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। अब बता दें दोस्तों कि 2016 में तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था ओलंपिक खेल? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 2020 वाला दोस्तों 2020 वाला 2021 में कहाँ पे हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में। 2020 वाला 2021 में कहाँ पे हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में। अब दोस्तों 2024 में यानी कि अगला ही साल होने वाला है दोस्तों, कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। याद रखिए दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। ठीक है, चलिए चलिए अब हो गया दोस्तों आप लोग का प्रश्न नंबर 25। याद रखिए प्रश्न नंबर 25 देखिए कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो हल पुनः त्यौहार। कौन सा? हल पुनः। अब देखिए हल पुनः क्या होता है दोस्तों? तो साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में हल पुनः त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में माघ महीने के पहले दिन दोस्तों, ठीक है, आरवायन जतरा या फिर इसको हल पुनः के रूप में जाना जाता है, जिससे कि माने जुताई जो होता है खेत की, दोस्तों खेत को मतलब जो हम लोग जोतते हैं उसका शुरुआत हो जाता है कब से? माघ महीना से, याद रखिएगा। तो उस त्यौहार को जो हम मनाते हैं उसको बोलते हैं हल पुनः। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? हल पुनः त्यौहार। जब माघ महीने में हम लोग, ठीक है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन से हम लोग हल पुनः त्यौहार मनाते हैं और फिर खेत जोतने की मतलब शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 में क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों? ठीक है, तो कौन सा शिल्प दोस्तों? याद रखिए। तो एक दोस्तों है आपका पयटकर चित्रकला और एक है दोस्तों छऊ मुखौटा। कौन है? छऊ मुखौटा और पयटकर चित्रकला। याद रखिएगा दोस्तों कि पयटकर चित्रकला और छऊ मुखौटा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 सही हैं, मतलब सही है, फिर एक विशेषता है शिल्प कौशल की। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है दोस्तों कि कंघी कट या फिर इसको कोम्ब कट भी इंग्लिश में बोलिएगा दोस्तों, तो कोम्ब कट या हिंदी में बोलिए कंघी कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो उरांव जनजाति की एक अनूठी परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, कंघी कट या फिर कोम्ब कट जो पेंटिंग है झारखंड की दोस्तों उरांव जनजाति की एक अनूठी परंपरा है। याद रखिएगा कंघी कट। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 देखिए कि टोकरी बनाने वालों का एक छोटा समुदाय, जी हाँ, तो जो टोकरी बनाता है, ठीक है, उनका एक छोटा समुदाय जो कि अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित भूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताइए। तो ये जो समुदाय है दोस्तों तुरी समुदाय है। कौन सा समुदाय है ये? तुरी समुदाय। याद रखिए दोस्तों कि तुरी समुदाय के लोग टोकरी बनाने व अपने घरों के दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित भूल भावों का प्रयोग करते हैं। ये समुदाय है तुरी समुदाय। प्रश्न नंबर 29 सेंद्रा माने होता है क्या दोस्तों? शिकार करना। सेंद्रा बैंसी क्या है दोस्तों? सेंद्रा बैंसी शिकार परिषद। सेंद्रा बैंसी क्या है दोस्तों? शिकार परिषद। याद रखिए सेंद्रा बैंसी क्या है? शिकार परिषद। देखिए झारखंड के जनजातीय लोग शिकार परिषद को सेंद्रा बैंसी कहते हैं। झारखंड में जो 32 प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें कि दोस्तों 8 आदिम जनजाति हैं, तो वे सभी दोस्तों शिकार परिषद को सेंद्रा बैंसी कहते हैं। शिकार परिषद को क्या कहते हैं जनजाति है झारखंड की? सेंद्रा बैंसी। चलिए प्रश्न नंबर 30 की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिल्पी जनजाति नहीं है दोस्तों? बताइए। तो जो कोरवा जनजाति है दोस्तों ये शिल्पी जनजाति नहीं है। ठीक है, कोरवा जनजाति शिल्पी जनजाति नहीं है। तो मतलब शिल्पी जनजाति के अंतर्गत यह कोरवा नहीं आती है। देखिए दोस्तों महली है, करमाली है दोस्तों, आपका लोहरा जनजाति है, चिक बड़ाइक है, ये सभी जनजातियाँ शिल्पी जनजाति के अंतर्गत आती हैं। ये जनजातियाँ ऐसे स्थानों पर निवास करती हैं जहाँ पे कि दोस्तों मिश्रित जनसंख्या भी पाया जाता है। तो कौन सी जनजाति शिल्पी जनजाति में नहीं आता है दोस्तों? कोरवा जनजाति। देखिए प्रश्न नंबर 31 कि सरायकेला राजघराने में झारखंड के कौन सा नृत्य पुष्पित पल्लवित हुआ है दोस्तों? माने कौन सा वहाँ पे मतलब कि जो नृत्य है दोस्तों वहीं से पला बढ़ा है, वहीं पे से फला फूला है। तो ये आपका है दोस्तों छऊ नृत्य। कौन सा है दोस्तों? छऊ नृत्य। याद रखिए दोस्तों कि सरायकेला राजघराने से या फिर सरायकेला
जिला सरायकेला खरसावां जिला से ही दोस्तों छऊ नृत्य का मतलब वहाँ से उद्गम होता है या फिर वहाँ से दोस्तों यह पनपता है बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरायकेला राजघराने में झारखंड के का जो छऊ नृत्य है दोस्तों ये वहाँ से आगे बढ़ता है। ठीक है, और बता दें दोस्तों छऊ नृत्य के बारे में थोड़ा सा आपको कि छऊ नृत्य सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला राजघराने में तो पुष्पित पल्लवित हुआ। 1938 में सरायकेला के राजकुमार थे दोस्तों, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा यूरोप में एक नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। इस नृत्य का नाम था दोस्तों छऊ नृत्य। किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण सिंह। किसके द्वारा दोस्तों? सुधेंदु नारायण सिंह। कहाँ पे? यूरोप में। कब किया जाता है? तो 1938 में दोस्तों। कब किया जाता है? 1938 में। किस नृत्य का प्रदर्शन? छऊ नृत्य का। प्रश्न नंबर 32 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है दोस्तों? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है दोस्तों महामहिम? अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही हैं। कौन रही हैं? द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण, और आप लोग से एक प्रश्न रहेगा दोस्तों कि गवर्नर का जो नियुक्ति होता है, ठीक है, किसी भी राज्य में गवर्नर मतलब कि राज्यपाल, इनको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति मिलता है? साथ ही साथ दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को भी किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है? ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 33 कि झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी बताइए? तो जिस समय झारखंड का निर्माण हो रहा था दोस्तों, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय अनुमंडलों की संख्या 33 रहता है। लेकिन दोस्तों अभी हो गया 45। अभी कितना हो गया दोस्तों? 45। जी हाँ दोस्तों, राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या 33 था, लेकिन अभी दोस्तों 12 बढ़ करके 45 हो गया है। देखिए प्रश्न नंबर 34 कि झारखंड के कितने जिलों को, ठीक है, सुखाड़मुख क्षेत्र घोषित कर, ठीक है, DPAP के अंतर्गत, ठीक है, जलाछन कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 जिलों को। कितने जिलों को? 12 जिलों को, याद रखिए दोस्तों 12 जिले। प्रश्न नंबर 35 देखिए प्रश्न नंबर 35 की जम्मू कश्मीर के हिमालय योजना की तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है दोस्तों? तो यहाँ पे जो योजना चलाया जा रहा है दोस्तों रोशनी योजना। यहाँ पे कौन सा योजना चला रही है? रोशनी योजना। याद रखिएगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के हिमालय योजना, जम्मू कश्मीर में जो हिमालय योजना चल रहा है दोस्तों उसी के तर्ज पर, ठीक है, भारत सरकार भी है झारखंड में। भारत सरकार के द्वारा झारखंड में रोशनी योजना चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा रोशनी योजना चलाया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, किस योजना के तर्ज पर? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक हिमालय योजना चल रहा है, उसी के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में रोशनी योजना चला रही है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 36 कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए? मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में दोस्तों देखिए कि यह जो योजना है, ठीक है, 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था दोस्तों, और वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। ये भी सही है। इस योजना को दोस्तों, इस योजना के तहत 5 रुपया में एक समय का भोजन आपको मिल जाएगा। मतलब कि उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि सही आंसर इसका डी होगा। ठीक है, कि 5 रुपया में ये भोजन मिलेगा। अभी दोस्तों इसका जो संचालन है सभी प्रखंड में सुचारू रूप से किया जा रहा है। और यह योजना दोस्तों कब स्टार्ट होता है? तो 15 अगस्त 2011 ईस्वी को। देखिए प्रश्न नंबर 37 कि झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी बताइए? तो झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की जो शुरुआत होती है दोस्तों ये 24 जनवरी 2019 को होता है। कब होता है? 24 जनवरी। अब आपसे हम ये प्रश्न पूछेंगे कि 24 जनवरी को ही यह क्यों किया गया? यह 25 जनवरी को हो सकता था दोस्तों, लेकिन 24 जनवरी को। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि 24 जनवरी को ही क्यों स्टार्ट हुआ। क्योंकि दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना महिलाओं के पक्ष में है दोस्तों। ठीक है, ये योजना महिलाओं के पक्ष में, ठीक है, तो महिलाओं के लिए 24 जनवरी का कोई अच्छा दिन होता है दोस्तों। तो क्या होता है उस दिन? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा उस दिन या कौन सा दिवस उस दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को झारखंड भारत में पूरे। देखिए प्रश्न नंबर 38 कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है दोस्तों? देखिए इसमें तो सबसे पहले आपको पूरा पढ़ना होगा दोस्तों कि ढोल का निर्माण कटहल, आम तथा गम्हार की लकड़ी से आम या गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। बताइए कौन सा कथन गलत है? ढोल का निर्माण कैसे किया जाता है दोस्तों? तो सही है, आम तथा गम्हार की लकड़ी के खोल से ही किया जाता है। किसका? ढोल का निर्माण। अगला देखिए दोस्तों
कि संथाल परगना में नगाड़ा को टमक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है कि संथाल परगना में नगाड़ा को, ठीक है, लोगों के बीच में टमक के नाम से यह प्रसिद्ध है। अगला है कि नगाड़ा का निर्माण कटहल की पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा को मढ़ करके किया जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, कौन सा, ये भी आपका सही है। देखिए, भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों। कौन है, डी गलत है, यानी कि सही आंसर कौन सा होगा इसमें, डी होगा दोस्तों, चूंकि हमको यहाँ पे असत्य कथन बताना था, यानी कि गलत कथन बताना था। तो गलत कथन कौन है यहाँ पे, डी, चूंकि भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। तो भुआंग किसका है, तो सुनिए आप लोग दोस्तों कि भुआंग किसका है। देखिए, भुआंग संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसका है, संथालों का। भुआंग खरवार का नहीं ना है दोस्तों, खरवार का नहीं होगा, किसका होगा, संथाल जनजाति का। जी हाँ दोस्तों, भुआंग जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, ये संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके निर्माण में दोस्तों, यानी कि भुआंग का जो निर्माण होता है और लौकी का प्रयोग किया जाता है इसमें। और भुआंग तथा केंद्रा संथालों की प्रमुख एक वाद्य यंत्र है, भुआंग और केंद्रा, याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 39 की झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है दोस्तों। तो सबसे बड़ा पर्व दोस्तों सरहुल पर्व है। कौन सा है, सरहुल पर्व। देखिए दोस्तों, सरहुल पर्व चैत महीना के तृतीया के दिन मनाया जाता है। चैत महीना जब अभी स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, चैत महीना जैसे ही स्टार्ट होता है दोस्तों, तो रामनवमी कब मनाया जाता है, 9वां दिन। लेकिन तीसरा दिन दोस्तों कौन सा मनाया जाता है त्यौहार, तो तीसरा दिन मनाया जाता है आपका सरहुल त्यौहार। ठीक है, और एक चैत महीना के दोस्तों छठ भी होता है। देखिए दोस्तों, चैत महीना स्टार्ट हुआ, पहला हुआ दिन, दूसरा दिन, ठीक है, तीसरा दिन दोस्तों सरहुल मनाया जाता है। छठा दिन कौन सा, छठ मनाया जाता है। 9वां दिन कौन सा मनाया जाता है दोस्तों, रामनवमी मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो सरहुल की झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों का जो सबसे बड़ा पर्व है दोस्तों, सरहुल पर्व है। और बता दें दोस्तों सरहुल पर्व के बारे में आपको कि सरहुल झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इसको उरांव की जनजाति में दोस्तों, उरांव जनजाति में इसको खद्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उरांव जनजाति में इसको खद्दी कहा जाता है। संथाल में दोस्तों इसको बा पर्व कहा जाता है। किसको, सरहुल पर्व को। ठीक है, सरहुल को संथालों में बा पर्व, खड़िया जनजाति में इसको जाकोर नाम से जाना जाता है। और यह चैत माह के शुक्ल पक्ष, सबसे पहले कोई भी स्टार्ट होता है दोस्तों महीना, तो उसमें सबसे पहले शुक्ल पक्ष आता है दोस्तों। ठीक है, तो यह चैत माह में शुक्ल पक्ष, और दूसरा जो पक्ष आता है दोस्तों 15 दिन का, वो कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। और यह फूलों का त्यौहार है दोस्तों, इसमें रंग बिरंगा फूल खिला होता है दोस्तों। अभी तो बसंत का मौसम भी होता है, तो यह बसंत के मौसम में भी मनाया जाता है। इस तरह से पूछा जाता है कि यह कब मनाया जाता है, तो बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय दोस्तों साल के वृक्ष पर दोस्तों नए नए फूल खिलते हैं, क्योंकि बसंत का महीना है तो नए नए फूल तो खिलेंगे, कलियाँ निकलेंगी। इसमें गांव का जो पुजारी होता है, गांव के हर छत पर साल के फूल को रखता है, और इसमें पुरोहित द्वारा सरना स्थल पर, ठीक है, सराई के फूलों की पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखता है। इस तरह से सरहुल के बारे में आप समझ सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 40 की मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से। मुंडा भाषा जो कौन सा भाषा समूह से संबंधित है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से। चलिए, अब स्टार्ट होता है दोस्तों सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन से जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों, तो पहला प्रश्न की देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न एक बार देखिए दोस्तों कि प्रश्न नंबर 41 की भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं, बताइए। तो भारत के जो 49वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं दोस्तों, उनका नाम है यू ललित। उनका नाम क्या है, यू ललित। ठीक है, तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये दोस्तों किसके स्थान पे आए थे, तो एन वी रमन्ना। 48वें कौन थे, 48वें दोस्तों एन वी रमन्ना थे। 48वें एन वी रमन्ना। यू ललित दोस्तों 49वें नंबर के हैं। ठीक है, और अभी 50वें नंबर के भी बन गए हैं दोस्तों, 50वें नंबर के भी बन गए हैं। कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है दोस्तों 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़। क्या है नाम दोस्तों उनका, DY चंद्रचूड़। डी से धनंजय, Y चंद्रचूड़। याद रखिए दोस्तों, 50वें जो अभी यानी कि 50 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, चीफ जस्टिस भारत के जो बने हैं, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। 49वें थे दोस्तों कौन, ये देखिए, ये 48वें थे दोस्तों एन वी रमन्ना। 49वें थे दोस्तों यू ललित। अभी 50वें बन गए हैं, कौन बने हैं, DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 42, ठीक है, कि कैलाश सत्यार्थी तथा मलाला यूसुफजई को किस वर्ष संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इन दोनों को दोस्तों 2014 में किया गया था। कब किया गया था, 2014 में। जी हाँ दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी तथा मलाला यूसुफजई को, ठीक है,
जो संयुक्त रूप से शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति का। तो इनको 2014 में मिला था। कब मिला था? 2014 में। चलिए, आप लोगों से एक प्रश्न रहेगा दोस्तों मेरा कि अभिजीत बनर्जी को 2019 में तो नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको? अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। तो इनको किस क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार मिला था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है पूरा डिस्क्राइब करके भी बता सकते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 43 कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। उनका नाम क्या है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इस पुस्तक के लेखक का नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, द गोल्डन बाउल। चलिए आगे देखिए दोस्तों, एक पुस्तक है दोस्तों द गोल्डन बाउल, ठीक है। इसके जो रचनाकार हैं या फिर इसके जो लेखक हैं उनका आप लोग नाम बताइए कमेंट करके, जिसको भी पता होगा बता दीजिएगा। देखिए, विश्व आर्थिक मंच इसी को बोला जाता है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो भारत को इसमें 135वां स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान? भारत को। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसी को बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। इसमें इसका जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो प्रकाशित हुआ था, ठीक है, इसमें भारत को कौन सा नंबर का स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को 135वां स्थान, 135, ठीक है। तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें क्या होता है दोस्तों कि दोस्तों जेंडर मतलब कि मेल के बीच और फीमेल के बीच दोस्तों, मतलब कितना भी मतलब भिन्नताएं अभी भी हैं, ठीक है, दोनों के बीच। इन सभी को देख करके ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। देखिए प्रश्न नंबर 45 दोस्तों कि गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों उनका जो बुक था, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या था दोस्तों? टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि मतलब टॉम्ब ऑफ सैंड, आप याद रखिए दोस्तों। तो गीतांजलि श्री को उनकी जो पुस्तक थी टॉम्ब ऑफ सैंड, इस पुस्तक के लिए उनको प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार, याद रखिए दोस्तों, एक बुकर पुरस्कार एक मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार इनको मिला था। कौन सा पुरस्कार? मैन बुकर पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। बता दें दोस्तों कि गीतांजलि श्री पहली भारतीय महिला लेखिका बन गई हैं दोस्तों जिनको कि ये पुरस्कार मिला है, पहली भारतीय महिला लेखिका, ठीक है। उनकी पुस्तक मूल रूप से दोस्तों हिंदी में रेत की समाधि के नाम से प्रचलित है। रेत की समाधि के नाम से प्रकाशित हुआ था या फिर प्रचलित है, याद रखिएगा। और इसका दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। इनका जो टॉम्ब मतलब कि बालू का जो समाधि है दोस्तों, बालू का समाधि या फिर रेत का समाधि के नाम से, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। किसका था ये पुस्तक दोस्तों? तो ये पुस्तक था गीतांजलि श्री का, ठीक है। किसका? गीतांजलि श्री का। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, यानी कि ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जो टॉम्ब ऑफ सैंड है, ठीक है, मतलब कि या फिर बालू का समाधि, ठीक है, इसका जो इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो 4 नाम आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें एक सही आंसर होगा डेजी रॉकवेल। देखिए प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों? एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानियाँ दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों मिस्र, तो मिस्र का राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? विक्टोरिया नहीं, बल्कि मिस्र का राजधानी है दोस्तों काहिरा, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपनहेगन, यानी कि सही आंसर सी होगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा सुमेलित है, ठीक है। और फिनलैंड की राजधानी दोस्तों हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, याद रखिए। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जो कि सही दिया हुआ है, यानी कि सही आंसर इसका डेनमार्क ही होगा दोस्तों। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 देखिए कि निम्न में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है दोस्तों? बताइए किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है दोस्तों? जैसे न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर है। फिजी की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर है। लेकिन वेनेजुएला, जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला, इसकी जो मुद्रा है दोस्तों बोलीवर है दोस्तों। इसकी मुद्रा क्या है? बोलीवर। याद रखिए दोस्तों कि वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है, जबकि दोस्तों न्यूजीलैंड की मुद्रा, फिजी की मुद्रा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, इन सभी की मुद्रा कहाँ पे है दोस्तों? तो इन सभी की मुद्रा डॉलर है। एक बार सबको आपको बता दें दोस्तों कि न्यूजीलैंड इसकी राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? इसकी राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पे? फिजी की राजधानी दोस्तों कहाँ है? सुआ।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा, वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों काराकस, वेनेजुएला का काराकस, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग सब और भी जितना भी आप लोग सभी देश हैं और उनकी जो राजधानियाँ हैं उसको आप लोग जरूर याद करिएगा, और साथ में दोस्तों उसका मुद्रा भी, जैसे कुछ प्रमुख देश हैं उनका आप लोग अगर मुद्रा भी याद रख लीजिएगा तो काफ़ी बेहद होगा आप लोगों के लिए। और आप लोग नहीं याद कर पा रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर याद करवा देंगे, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा, फिजी की राजधानी सुआ, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में डॉलर चलता है, लेकिन वेनेजुएला में बोलीवर। यहाँ की मुद्रा क्या है वेनेजुएला का? बोलीवर। देखिए प्रश्न नंबर 48 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है, ठीक है। देखिए असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा, असम जो है ठीक है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है दोस्तों, बताइए। तो आप जब देखिएगा असम को, ठीक है, तो ये भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है, ठीक है, ये भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी सही है, ठीक है। मिजोरम की जो सीमा है दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार से लगा हुआ है। कहाँ से लगा हुआ है? मिजोरम की जो सीमा है बांग्लादेश और म्यांमार से लगा हुआ है। मतलब कि तीनों कथन दोस्तों सही हैं, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तीनों कथन सही है, मतलब कि सही आंसर ए होगा, 1 2 3, ठीक है। कि असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगता है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगता है, और मिजोरम की जो सीमा है दोस्तों वो बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगता है। चलिए प्रश्न नंबर, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में क्या पूछता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया दोस्तों, बताइए। तो मैथिली को भी शामिल कर लिया गया, मणिपुरी को शामिल किया गया दोस्तों, और डोगरी को शामिल किया गया, लेकिन अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया दोस्तों। जो 49 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 49 का जो सही आंसर होगा सी होगा दोस्तों, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जिसमें संविधान का निर्माण हो रहा था दोस्तों, उसमें कुल 14 भाषा थे। 8वीं अनुसूची में कुल समय कितने भाषा थे? 14 भाषा। बाद में दोस्तों नमक यानी कि दोस्तों मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, और एक और भाषा था दोस्तों नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किसको? नेपाली को, मणिपुरी को, कोंकणी को, तब हो गए दोस्तों 14 + 3 भाषा। लेकिन फिर बाद में दोस्तों नहीं दोस्तों, सॉरी 14 + 1 दोस्तों, बाद में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर दोस्तों 3 और भाषा जोड़े गए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। फिर दोस्तों बाद में दोस्तों 2003 में 4 और भाषा जुड़े दोस्तों। कौन कौन थी वे 4 भाषा? तो मैथिली था दोस्तों, आपका डोगरी था, संथाली था, और एक और कोई भाषा था दोस्तों जो कि याद नहीं पड़ रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा उसको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला जो बोला जा रहा है कि अजंता की जो चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अजंता की जो चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है, सही है दोस्तों। चंद्रगुप्त को दोस्तों सिक्के पर, मतलब कि पहले जो सिक्का चलता था उस पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, यानी कि ये भी सही है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था, मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो दरबार था उसमें नवरत्न रहते थे दोस्तों, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, यानी कि दोस्तों ऊपर दूसरा सही नहीं होगा, मतलब कि दोस्तों 1 और 3 सही होगा, मतलब कि सिर्फ इसका आंसर सी होगा, केवल 1 और 3 सही है इसमें, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे दोस्तों। उस नवरत्न में कौन कौन थे दोस्तों? कालिदास भी थे, धन्वंतरी थे, ठीक है। इस तरह से 9 लोग थे दोस्तों विद्वान के रूप में जाने जाते, मतलब कोई दोस्तों मेडिकल के लाइन में फेमस था, कोई दोस्तों बोलचाल के रूप में दोस्तों, मतलब बुद्धि बहुत ज़्यादा उसके पास हुआ करता था। इस तरह से दोस्तों नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। प्रश्न नंबर 51, देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, ठीक है। देखिए दोस्तों कौन सा एक सुमेलित है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बाबर की जो आत्मकथा है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? तुजुक ए बाबरी, सही है दोस्तों। बाबर की आत्मकथा दोस्तों तुजुक ए
बाबरी निम्नलिखित में से युग में से कौन सा एक सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बाबर की जो आत्मकथा है उसको तुजू के बाबरी। ठीक है, और हुमायूं नामा दोस्तों, हुमायूं नामा के जो रचनाकार हैं, हुमायूं नामा के जो रचनाकार हैं दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा प्रश्न ही गलत हो गया दोस्तों, इसमें सभी सुमेलित हैं। ठीक है, कि बाबर का जो बायोग्राफी है दोस्तों तुजू के बाबरी, हुमायूं का हुमायूं नामा, शेरशाह का तारीख़ शेरशाही और अकबर का तबकात अकबरी। ठीक है, तो ये सब सही है दोस्तों, इसलिए प्रश्न कुछ बनता नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, और कुछ दोस्तों मिस्टेक होगा तो आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा, सब कुछ हमको ही नहीं पता हो पाता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, बताइए। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो सही है दोस्तों, यानी कि केवल 2 सही होगा, यानी इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर बनते हैं, फिर दोस्तों 1774 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं दोस्तों, गवर्नर नहीं गवर्नर तो सबसे पहले बंगाल के कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग बनते हैं। फिर दोस्तों ये जो विलियम बेंटिक है दोस्तों, ये 1833 में, सॉरी 1833 या 34 में दोस्तों, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और 1858 में जो कैनिंग होते हैं उनको पहला वायसराय बनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 53, कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध थे। ठीक है, कौन किसे दोस्तों, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से तो भगत सिंह थे दोस्तों। कौन थे, भगत सिंह। महात्मा गांधी ये सब तो नहीं थे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ये सब नहीं थे, भगत सिंह थे दोस्तों। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के दोस्तों जो भी फिरोज शाह कोटला मैदान जो देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, उसी में किया गया था। कब किया गया था, 1928 में। कौन करते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था, जिसमें कि दोस्तों भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा थे दोस्तों, शिव वर्मा, ठीक है, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा, ठीक है, सुखदेव, ये सभी इससे संबंधित थे दोस्तों, मतलब इसका सदस्य हुआ करते थे। किसके द्वारा 1928 में किया गया था दोस्तों, तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में दोस्तों, सॉरी। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 54, कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिया हुआ है दोस्तों संविधान सभा समिति, और एक तरफ दिया हुआ है दोस्तों उसका अध्यक्ष, बस दोनों का मिलान कर देना है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों जो मूल अधिकार है, इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे दोस्तों, तो मूल अधिकार के जो अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों पटेल साहब हुआ करते थे। कौन दोस्तों, सरदार पटेल। संचालन समिति के दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुआ करते थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के दोस्तों कौन हुआ करते थे, नेहरू जी, संघ शक्ति के नेहरू जी। और प्रारूप समिति के दोस्तों यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों उनका नाम हुआ करता था BR अम्बेडकर। क्या हुआ करता था, ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर। मूल अधिकार के दोस्तों कौन हुआ करते थे, सरदार पटेल। संचालन समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघ शक्ति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू या फिर JL नेहरू। प्रश्न नंबर देखिए 55। प्रश्न नंबर देखिए 55 दोस्तों, कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, बताइए। तो सिक्किम एक 35वां संशोधन के अंतर्गत दोस्तों, कौन सा 35वां संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। बता दें दोस्तों कि 1974 के द्वारा भारत में, ठीक है, एसोसिएट स्टेट के रूप में इसको शामिल किया गया था। कैसे किया गया था, जब 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1974 में। उस समय सिक्किम को एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन दोस्तों 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1975 में, उस टाइम इसको दोस्तों शामिल किया गया था भारत में, ठीक है, मतलब भारत का राज्य बन गया था कौन, सिक्किम। शुरू में था दोस्तों ये एसोसिएट स्टेट के रूप में, जब 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1974 में। लेकिन दोस्तों जब 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1975 में, कब हुआ दोस्तों, 1975 में, उस समय इसको दोस्तों भारत का 22वां राज्य के रूप में दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, भारत का 22वां राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया, किसको, सिक्किम को। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो संवैधानिक संशोधन है 35 और 36 किससे संबंधित है, तो सिक्किम से। देखिए प्रश्न नंबर 56, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना
धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है दोस्तों, या माना गया है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 25। सिखों को अपने धार्मिक के प्रतीक, ठीक है, धर्म के प्रतीक कृपाण को रखने का या फिर धारण करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 25 देता है। देखिए प्रश्न नंबर 57 कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगाया है दोस्तों? तो ये लगाने वाला है दोस्तों, संविधान का संशोधन हुआ था 52वां संविधानिक संशोधन कानून। जी हाँ दोस्तों, जो 52वां संविधानिक संशोधन कानून है इसके द्वारा, ठीक है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के, ठीक है, एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून पर, कानून मतलब जो होता है दल बदल पर, उस पर रोक लगा दिया गया, फिर उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। कौन सा? संविधान का जो संशोधन हुआ 52वां उस के अनुसार। देखिए प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 की बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन, जी हाँ दोस्तों, इस सिफारिश के अनुसार, ठीक है, देखिए आगे पढ़िए दोस्तों कि जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज समस्याओं का गठन होना था। पूछा जा रहा है दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार कौन सा सही है, इसमें ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सही कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि एक जिला स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे और एक ग्राम स्तर पे त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था दोस्तों, तो यही सही है। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आया था दोस्तों, 57 या 58, ऐसे 57 में ही आया था दोस्तों, याद रखिएगा कभी आया था, 1957 में आया था बलवंत राय मेहता समिति। एक अशोक मेहता समिति भी है दोस्तों, इन्हीं के बेटा थे वो शायद, जो कि द्विस्तरीय देते हैं दोस्तों, शायद अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय था, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय है। देखिए कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? बताइए हिंदू वृद्धि दर दोस्तों किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों आपका सही, इसका जो आंसर होगा राष्ट्रीय आय से दोस्तों। किससे? राष्ट्रीय आय से। देखिए इसके बारे में समझिए। प्रोफेसर राजकृष्ण ने, ठीक है, 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में अपने भाषण में सबसे पहले हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। कब किया था? 1981 में। कौन करते हैं? प्रोफेसर राजकृष्ण। कब करते हैं? 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में अपने भाषण में करते हैं। पहले हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था, ठीक है, जिसके अनुसार दोस्तों हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है, अर्थात कि जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी जिसको बोलिए दोस्तों, उसके दर अनुकूल स्थिति में बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि राजकृष्ण के द्वारा प्रयुक्त हिंदी वृद्धि दर राष्ट्रीय आय जीडीपी से संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। देखिए प्रश्न नंबर 60 कि निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है 2022 के अनुसार? ठीक है, तो दोस्तों आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड का दोस्तों। बाकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल हो गया, ठीक है, भारत हैवी यानी कि वेल हो गया दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, इन सभी को प्राप्त है, लेकिन ऑल इंडिया लिमिटेड को नहीं प्राप्त है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 61। देखिए कि अटल नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन, अटल नवप्रवर्तन या फिर इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये स्थापित किया गया है नीति आयोग के अधीन। किसके अधीन? तो नीति आयोग के अधीन। जी हाँ दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन ये नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। और नीति आयोग का स्थापना कब होता है? तो 1 जनवरी दोस्तों 2015 को इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पे होता है ये? तो ये दोस्तों योजना आयोग के आधार पर होता है। किसके आधार पे? किसके जगह पे? तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 62 की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का, मतलब वही होता है दोस्तों जो होता है, ठीक है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान ये कब आता है दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान ये आता है दोस्तों शिक्षा अभियान दोस्तों ये 2001 ईस्वी में आता है। कब आता है दोस्तों? 2001 में। साक्षर भारत मिशन ये होता है दोस्तों आपका 2009 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? 2009 ईस्वी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था दोस्तों, और ये काफ़ी पुराना है दोस्तों। और कब चलाया जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ये 1987 में चलाया जाता है।
और दोस्तों आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 1988 में, कब होता है दोस्तों ये 1988 में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये कब होता है दोस्तों, ये 1988 में। चलिए प्रश्न नंबर 63 यानी कि 63। देखिए वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। तो वेटलैंड दिवस दोस्तों हमेशा 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम थी दोस्तों, क्या था, लोगों और प्रकृति के लिए दोस्तों आर्द्रभूमि कार्यवाही। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 64 कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, मतलब दोस्तों कितना। ठीक है, कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा 20 डेसिबल। डीबी का मतलब हो गया दोस्तों डेसिबल, याद रखिएगा। साउंड का दोस्तों यही मतलब, साउंड को इसी में नापा जाता है दोस्तों कि कितना डेसिबल तक हम लोग सुन सकते हैं, कितना तक सुनना सही है, कितना तक अगर आप कितना से अधिक आप बजाते हैं तो फिर वो प्रदूषण के रूप में यानी कि ध्वनि प्रदूषण के रूप में फिर होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 65। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, बताइए कौन सी चट्टान जो प्रणाली है दोस्तों वो नवीनतम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा दोस्तों गोंडवाना लैंड की चट्टान। दोस्तों गोंडवाना लैंड की चट्टान, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है वो नवीनतम चट्टान है। और विंध्यन करम की जो चट्टान है दोस्तों बहुत सबसे पुरानी चट्टान के रूप में जानी जाती हैं। तो सही आंसर इसका डी होगा दोस्तों, याद रखिए गोंडवाना करम की चट्टानें। देखिए प्रश्न नंबर 66 कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है दोस्तों, बताइए 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको अलग करता है दोस्तों। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार को दोस्तों, एक तरफ अंडमान है दोस्तों, एक तरफ निकोबार। ठीक है, उन दोनों के बीच से ये जो 10 डिग्री चैनल है ये गुजरता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि जो 8 डिग्री का जो चैनल है वो किसको किसको अलग करता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि जो 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8 डिग्री चैनल बताइए कि किसको किसको अलग करता है। बार बार ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं पता होगा दोस्तों तो एक बार इंटरनेट पर सर्च करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसको। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है, दामोदर नदी की सहायक नहीं है। तो दोस्तों बराकर नदी भी दामोदर की सहायक है, जमुनिया भी सहायक है दोस्तों, ठीक है। आपका कोनार भी दोस्तों सहायक नदी है, लेकिन जो इंद्रावती है दोस्तों ये सहायक नदी नहीं है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए दोस्तों बराकर है, बोकारो है दोस्तों, कोनार है, जमुनिया है, कतरी है, ये सभी की सभी नदियाँ दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, आपको हम पहले भी बता दिए अभी कुछ देर पहले कि छोटा नागपुर का पठार बोलिए या फिर लोहरदगा जिला बोलिए, ठीक है, वहाँ पे चूल्हा पानी है, वहाँ से यह निकलता है। और ये झारखंड की दोस्तों सबसे लंबी नदी है। बता दें दोस्तों कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है और यह बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है। सबसे बड़ी दोस्तों एवं सर्वाधिक प्रदूषित अगर कोई नदी है झारखंड में तो वो है दोस्तों दामोदर नदी। कौन सा है, दामोदर नदी। और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों, किसका, गोदावरी का। याद रखिए दोस्तों कि जो इंद्रावती नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना किसका है दोस्तों, बताइए भाखड़ा नांगल मतलब कौन कौन सा राज्य का ये संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का, किसका, हरियाणा का, पंजाब का और राजस्थान का, इन तीनों राज्यों का संयुक्त रूप से ये परियोजना है। कौन सा परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। सही आंसर इसका ए होगा 68 का। चलिए प्रश्न नंबर 69। देखिए दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का मदद से दोस्तों आपको वही करना है जो होता है, ठीक है, आंसर चूज करना है। देखिए एक तरफ दोस्तों दिया हुआ आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र, ठीक है, और एक तरफ राज्य है, यानी कि वो किस राज्य में लोकेट है, किस राज्य में स्थित है। जैसे कि दोस्तों कोटा हो गया, तो कोटा कहाँ पे है, राजस्थान में। ऐसे कोटा तो सबको पता भी होगा, ठीक है। तारापुर कहाँ पे है दोस्तों, तो तारापुर, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तारापुर आपका दोस्तों महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है।
काकरापारा दोस्तों, ये काकरापारा कहाँ पे है? तो काकरापारा आपका दोस्तों ये गुजरात में हो जाता है दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात में। ये काकरापारा गुजरात में हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों नरौरा, नरौरा कहाँ पे होता है आपका? अपना यूपी दोस्तों आपका, सॉरी यार, ठीक है। देखिए नरौरा हो जाएगा आपका दोस्तों यूपी में, काकरापारा दोस्तों गुजरात में, तारापुर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में, और कोटा हो जाएगा आपका दोस्तों राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 70। सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, देखिए दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है, और किस तरह से होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों आप सभी लोग सब सूर्य ग्रहण कब होता है सिर्फ आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है कि दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ऐसे पूरा ध्यान में अभी मेरा भी नहीं है, इसलिए आपको हम इस प्रश्न का डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग इसका डिस्कशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग नहीं भी करिएगा तो आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसका जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, ये जो आपका JSSC CGL का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका पार्ट नंबर जब 2 आएगा, यानी कि कल आ जाएगा दोस्तों, उसमें हम करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए होंगे दोस्तों वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।